तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उनको जिसके आंखों में गुस्सा, आंसू, सैडनेस सब कुछ था और वो गुस्से में पूछ रही होती कि बताओ मुझे तुमसे प्यार क्यों हुआ, तो मुझे सच सच बताना क्यों क्यों मुझे तुमसे प्यार हुआ। क्योंकि लास्ट नाइट मेरे दिल में जो फीलिंग्स था, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बकवास था। और अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने इतनी मुश्किल से जो हमारे बीच में बॉन्डिंग बनाई थी वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। और उन मेरे दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज़ तुम ज़्यादा टाइम मत बर्बाद करना और जितना मैं पूछ रही हूँ मुझे जल्दी जल्दी आंसर करना, मुझे जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना, समझ गए। तो उन बोलता है कि नहीं, अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो क्यों बोलती है कि मुझे पहले एक चीज़ बताओ, तुम स्टार्टिंग से सब कुछ जानते थे ना, और तुम ही जानबूझकर मुझे स्कूल तक लेकर आए, है ना। और मुझे ये भी बताओ कि तुम्हें सब कुछ कब पता चला, क्या स्टार्टिंग से ही सब कुछ जानते थे या उससे पहले भी। तो उन बोलता दा क्यों, तो क्यों चिल्ला कर बोलती है कि बोलो मुझे बताओ सब कुछ, तुम तो मेरे बॉस के बेटे हो ना, तो इनके फैमिली फ़ोटो में क्या कर रहे हो, और बॉस और चेयरमैन ली के बीच में ऐसा क्या रिश्ता था। और मुझे ये भी बताओ कि जब तुम स्टार्टिंग से सब कुछ जानते थे तो मेरे फीलिंग्स के साथ इतने दिन से क्यों खिलवाड़ किए हो, और तुम मुझसे इतने टाइम तक सब कुछ छुपा के क्यों रखे, मुझे बताओ आखिर कारण क्या है। तो उन कुछ नहीं बोल रहा होता है, जिससे कि उनको और गुस्सा आता है। तो चिल्लाकर बोलते हैं कि बताओ ना, क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो तुम, तब से मैं पूछ रही हूँ। उसके बाद बोलती कि कम से कम उस रात तो तुम्हें सब कुछ सच सच बोलना चाहिए था ना। मैं कितना बार तुमसे पूछी थी कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन तुमने एक बार भी मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। बताओ मुझे तुम आखिर हो कौन। तो उन बोलता है कि मैं कौन हूँ। उसके बाद वो अपना पास्ट का बात याद कर रहा होता है, जिसमें वो अपने आप से पूछ रहा होता है कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ जंग उन, मेरा फर्स्ट मेमोरीज़, जिसमें मेरी मॉम डैड मेरे से बात कर रहे होते हैं कि हाँ जंग उन। और उस टाइम मैं अपने पेरेंट्स का प्यारा सा स्माइल देख पा रहा था, महसूस कर पा रहा था, और एक बहुत ही प्यारा सा इन्वायरमेंट था मेरे आसपास, और मेरी मॉम डैड मुझे बहुत ही प्यार से टच कर रहे थे। और ये ओल्ड मेमोरीज़ मैं कभी नहीं भूल सकता, जिसके कारण मुझे बहुत दिक्कत भी होता है, क्योंकि ये मेमोरीज़ मुझे आज भी परेशान करते हैं। शायद इसलिए क्योंकि ये आखिरी पल था जब मुझे इतना खुशी मिला था। लेकिन जब मेरे फादर की बीमारी से मौत हो गई तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि उनके मौत का रीज़न क्या है, और उनका मौत भी हो गया है। क्योंकि मैं उस टाइम इतना छोटा था कि मुझे इस सब का आइडिया नहीं था। लेकिन आसपास जो लोग थे जो रो रहे थे, उनके रोने से और दुख से मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। और कुछ लोग मेरे फादर के पास बहुत देर तक बैठे। उसके बाद मुझे अपनी मॉम के बारे में याद है। मेरी मॉम अपनी इमोशंस को छुपा रही थी मेरे से, वो बिल्कुल नहीं दिखा रही थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। उसके बाद दूसरा मोमेंट याद करता है जिसमें उसकी मॉम उसके फादर को धन्यवाद दे रही होती है कि आपके कारण मुझे इतना प्यारा बेटा मिला और मैं आपसे मिली, जिसके कारण मेरा लाइफ बहुत अच्छा था। मैं बहुत खुश थी, जो मैं कभी अपने लाइफ में सोची भी नहीं थी। और आपने मुझे इतना अच्छा लाइफ दिया जिससे मेरे मन में एक जीने का उम्मीद जग गया है। और ये देखिए, ये हमारा बेटा है, हमारा बेबी। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ और ये मेरे लिए अब सब कुछ है। उसके बाद उन्हें याद करता कि हमारा लाइफ बहुत अच्छे से गुजर रहा था। लेकिन एक दिन नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस से एक आदमी आया और मेरी मॉम की जगह उसने मेरा ध्यान रखा और मुझे उठाकर कहीं ले गया। क्योंकि उस टाइम मेरी मॉम घर पे नहीं थी, तो इसलिए उसके लिए ईजी हो गया था मुझे उठाकर ले जाने के लिए। और उसके बाद उसने मुझे चेयरमैन लीग के साथ मीटिंग में बैठा दिया, और चेयरमैन लीग उसके साथ चेस खेलते हैं, जिससे उस पता चले कि उसमें आगे कितना पोटेंशियल है और कितना नॉलेज है। और इस तरह से उसका चेक कर रहे थे। और उन्हें याद करता है कि मुझे याद है जब मैं पहली बार उस घर में गया था तो मुझे बहुत ही अशुभ जैसा फील हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे साथ जो कुछ होने वाला है वो बहुत ही बुरा होगा आगे, जिसके बारे में ना कभी मैं और ना ही मेरी मॉम कभी सोची थी। उसके बाद सोचता कि जब मैं पहली बार उसे देखा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इतना इजी नहीं होने वाला है जितना मैं सोच रहा हूँ। उसके बाद चेयरमैन लीग के स्टाफ उनका टेस्ट लिए होते हैं, जिसका रिज़ल्ट अगले दिन आने वाला होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दूसरा दिन हो चुका है और एक आदमी रिज़ल्ट लेकर आता है और बोलता है कि फादर, मैं हान जंग उनके बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने जब उसका रिज़ल्ट देखा और एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि वो जानबूझकर इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। तो पीवन बोलता है कि आखिर ऐसा क्या रीज़न हो सकता है। तो आदमी बोलता है कि मेरा मानना है कि वो सोचा होगा कि अगर वो गेम जीत जाता है तो वो यहाँ पे रहने के लिए एलिजिबल हो जाएगा और उसे यहाँ पे नहीं रुकना था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो यहाँ पे रुकेगा तो उसका लाइफ खतरा में आ सकता है या फिर उसका सिचुएशन बुरा हो सकता है। और मुझे लगता है कि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर उस टेस्ट में हार गया। लेकिन एक चीज़ के बारे में आपको रियलाइज़ हुआ, वो बच्चा ना सिर्फ स्मार्ट है बल्कि वो सिचुएशन पहले ही से समझ जाता है और उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये बच्चा बहुत ही तेज लग रहा है। लेकिन अगर आप इस बच्चे को हायर नहीं करते तो फिर मैं आपको दूसरा बच्चे के बारे में बताता हूँ। तो प्रेसिडेंट
ली बोलता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे यही बच्चा चाहिए, इसलिए इस बच्चे को पकड़ कर लेकर आओ और मुझे इसकी आइस मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद उन याद करता कि उसी दिन से सब कुछ गलत होने लगा मेरे साथ। उसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हमें उनकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में हो रही होती है और सारा डाटा वगैरह देखकर अपने कमांडर को बोलती है कि आप कब से मेरे बेटे के बारे में इस तरह की इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं। तो उधर से डायरेक्टर कुछ नहीं बोलता, तो उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि आप मेरे बेटे का इस्तेमाल किसी मिशन को पूरा करने के लिए करने वाले हैं। तो डायरेक्टर बोलता कि जैसा कि तुम स्टार्टिंग से ही जानती हो, तुम्हें कोई भी बच्चा पालने का कोई हक नहीं है। इवन तुमने हमसे छुपा कर एक कॉमन आदमी से शादी की और एक बच्चा भी पैदा कर ली जो कि हमारे रूल्स के खिलाफ है, तो इसका मतलब ये बच्चा तुम्हारा नहीं हुआ, अब ये हमारे कंपनी का बच्चा है और तुम एक एजेंट हो तो तुम्हें अपने मिशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि ये सब। जिसको सुन के हान सेवान को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलती कि डायरेक्टर, मुझे पता है कि यहाँ का रूल्स रेगुलेशन कैसा है और मैं अपने स्टेट के लिए लॉयल हूँ। इवन मैं सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, खुद को भी सेक्रीफाइस कर सकती हूँ, लेकिन मेरा चाइल्ड वो अभी छोटा बच्चा है और हमारे मिशन में उसका क्या काम, उसे प्लीज़ जाने दीजिए, मैं उसका वेट कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए मेरा बेबी कहाँ है। लेकिन डायरेक्टर कुछ भी आंसर नहीं कर रहा होता है, जिससे हान सेवान को और गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाकर बोलती है कि बताइए मेरा बेटा हान जंग-उन कहाँ है इस टाइम। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और बेचारी हान सेवान अपने घर आ जाती है। इस टाइम वो बहुत ही होपलेस और उदास होती है। तभी वहाँ पे चोल आ जाता है जो कि बोलता है कि एजेंट हान बॉस, मुझे ये बताइए कि आप इस तरह से अचानक से रिटायरमेंट का क्यों घोषणा कर दी। क्या आप उच्च अधिकारी के दबाव के कारण ऐसा निर्णय ले रही है या फिर कोई और बात है, प्लीज़ कुछ तो बोलिए। तो हान सेवान बोलती है कि चोल, मैंने इस ड्यूटी के लिए क्या नहीं किया, मैंने डर्टी काम भी किए जो मुझे नहीं करना था, लेकिन फिर भी अब मुझे लास्ट में कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं अब ये सब और नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत ही दयनीय हूँ और अपनी कड़ी ट्रेनिंग के बावजूद भी मैं अपने पर्सनल डिज़ायर को कंट्रोल में नहीं रख सकी। और मैं चाहती थी कि मेरा भी एक छोटा सा प्यारा सा घर हो जहाँ मैं वापस लौट सकूँ और मैं बहुत खुश रहूँ। मैं बस नॉर्मल लाइफ चाहती थी जिसका मैंने कभी उम्मीद भी नहीं किया था और सब कुछ मुझे मिला, लेकिन आज वो लोग मेरे बेटे को मेरे से दूर कर दिए, उसे किडनैप कर लिए। लेकिन फ्यूचर में मैं अपने बेटे हान जंग-उन को ज़रूर अपने पास लेकर आऊँगी, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े। उसके बाद सीन उनकी साइड शिफ्ट होता है और सोच रहा होता है। तो इस तरह मैं अपनी मॉम को गुड बाय बोला और थोड़े ही दिनों में मेरे आसपास जितना कुछ भी था सब कुछ चेंज हो गया और मैं एक अननोन प्लेस में स्टक हो गया जिसे ये लोग होम कहते हैं और एक स्ट्रेंजर मेरा गार्डियन बन गया और ये लोग मुझे ऐसे लाइफ जीने के लिए फोर्स करते थे जो मैं नहीं चाहता था और मुझे इस लाइफ से बहुत ज़्यादा नफरत था और मैं जानना चाहता था कि मेरी मॉम इस टाइम कहाँ है और क्या कर रही है, लेकिन एक छोटा बच्चा होने के नाते मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था, इसलिए मुझे इनकी बातें माननी पड़ी और जैसा सिचुएशन था मुझे वो समझ कर उसी के अकॉर्डिंग ढलना पड़ा। और उन ये सब सोच ही रहा होता है तभी बटलर वहाँ पर आकर बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा बच्चे, मैं इस आइलैंड का प्रेसिडेंट हूँ और अब से तुम्हारे एजुकेशन का इंचार्ज भी हूँ, इसलिए तुम मुझे अब से बटलर बोलना। उसके बाद पूछता है कि क्या तुम समझ पा रहे हो कि यहाँ पे आने का पर्पस क्या है। तो उन बोलता है कि हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे एक एग्ज़ाम देना होगा। तो बटलर बोलता है कि हाँ, तुम सही समझ रहे हो, तुम्हें एक एग्ज़ाम देकर यहाँ बहुत समय के लिए रहना है और जो तुम एग्ज़ाम दोगे वो सायंग ग्रुप के सक्सेसर का एग्ज़ाम होगा, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि तुम सायंग ग्रुप के उत्तराधिकारी बनने के काबिल हो या नहीं। उसके बाद बटलर एक एम्प्लॉय को बोलता है कि ये न्यू ट्रेनिंग के लिए आया है बच्चा, इसका सिंपल टेस्ट पहले लेना होगा, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग इसके अनुसार अच्छा क्लास में भेजना होगा। तो एम्प्लॉय बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, इसके अलावा और भी कोई काम है तो आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद वो एम्प्लॉय उनको लेके कहीं जा रहा होता है और बटलर से अपना सीक्रेट लैंग्वेज में बोल रहा होता है कि इस बच्चे को हमने किडनैप किया है, लेकिन इसकी फैमिली वाले बहुत आपत्ति जताए। उसके बाद बोलता है कि अगर ये बच्चा यूज़लेस होगा तो इसे फेंक दिया जाएगा, इवन इसके घर वालों के लिए भी बहुत परेशानी खड़ा करेंगे फिर। जिसको बड़े ध्यान से उन सुन रहा होता है और एक एक वर्ड याद कर लेता है क्योंकि अभी तक उसे मीनिंग पता नहीं होता है कि वो लोग आपस में क्या बात किए। उसके बाद बताया जाता है कि कुछ दिन बीत चुका होता है और उनका एग्ज़ाम हो जाता है, जिसमें एम्प्लॉय बोलता है कि हेड बटलर, मैं आपको एग्ज़ाम रिज़ल्ट का रिपोर्ट सेंड कर दूंगा। उसका रिज़ल्ट आ जाता है जिसको देखकर वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि इसके एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए और अब लगता है कि इसे बिज़नेस ट्रेनिंग देना चाहिए। और इधर उन अपना सीक्रेट लैंग्वेज सीख जाता है और जो जो उस टाइम वो याद किया था वो सारे कॉपी में लिख रहा होता है और उसका मतलब भी लिख रहा होता है, जिसमें उसको पता चल जाता है कि आखिर ये लोग क्या बात कर रहे थे।
जिसको जान के वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचता है कि अच्छा, तो मेरी मॉम की डेट और लाइफ अब मेरे पे ही डिपेंड करता है, इसलिए अब मुझे अपनी मॉम के लिए ये सब कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम के साथ कुछ भी बुरा हो। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।